जानते हो वेंजेंस क्या होता है? जब कोई तुम पर पत्थर फेंके तो तुम वापस उस पे पत्थर फेंको। जब कोई तुम पे थूके तो तुम वापस उस पर थूको। पर जब कोई तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ले, तुम्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, सुख चैन यहाँ तक कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, फना कर दे, तो उस इंसान को केवल जेल की सजा, क्या ये वेंजेंस है? देखो, जब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाता है ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिवेंज का ऑप्शन। और सानी कायदाम भी एक रिवेंज की कहानी है। जब एक औरत के पति और उसकी बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है और उस औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिवेंज का ऑप्शन। सानी कायदाम इंडियन सिनेमा में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है। इस तरह की ग्राफिक कंटेंट वाली फिल्में इंडिया में बनती नहीं है। एंड थैंक्स टू अरुण कि उन्होंने इस तरीके की अल्ट्रा वायलेंट फिल्म बनाई। और जब मैं अरुण के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे पता चला कि सानी कायदाम उनकी रिवेंज ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसकी पहली फिल्म रॉकी थी। और रॉकी भी बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने उस फिल्म को देखा नहीं है क्योंकि वो अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। पर जितना मैंने लोगों से सुना है, जितना मैंने जो है जाना है, वो यही है कि वो फिल्म बहुत अच्छी है। इज़ दैट रियली गुड? आप लोग मुझे ज़रूर बताना। देखो, रिवेंज फिल्म्स का ना एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि वो जो है ना अपनी लाइन क्रॉस करके रिवेंज फिल्म से एक्सप्लॉयटेशन फिल्म्स बन जाती हैं। जैसे यार तुम आई स्पिट ऑन योर ग्रेव का एग्जाम्पल ही ले लो, और मैं ओरिजिनल वर्जन की बात कर रहा हूँ जो 1978 में आया था। वो फिल्म रिवेंज फिल्म कम और एक्सप्लॉयटेशन फिल्म ज़्यादा लगती है। इट्स रियली अनवॉचेबल। पर जो सानी कायदाम है ना, वो अपनी वॉयलेंस को जो है बैलेंस आउट कर लेती है अपनी आर्टिस्टिक विजुअल स्टोरी टेलिंग, बिलीवेबल स्क्रिप्ट विद इमोशनल एंगल्स, फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसी थीम्स का यूज़ करके। गुड थिंग इज इट नोज इट बाउंड्रीज। और सानी कायदाम बेस्ट फिल्म है रिवेंज जॉनरा की इन इंडियन सिनेमा में। ऐसी फिल्म आज तक इंडिया में बनी ही नहीं है। वायलेंस इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये फिल्म अपनी बाउंड्रीज को कभी भी क्रॉस नहीं करती। फॉर एन एग्जाम्पल, जो सामूहिक बलात्कार वाला जो सीन है, उसको हम विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अक्सर फिल्म मेकर्स ऐसे सीन में स्किन शो और न्यूडिटी का यूज करते हैं आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पे। पर अरुण ने इस सीन में बिल्कुल भी स्किन शो नहीं किया। इनफैक्ट हम विक्टिम की बॉडी भी नहीं देखते पूरे के पूरे इस सीन में, सिर्फ एक झलक हमें उसके चेहरे की दिखाई देती है, दैट्स इट। एंड स्टिल ये सीन काफ़ी पेनफुल टू वॉच है, काफ़ी डिस्टर्बिंग है, दर्द भरा है। ऐसा नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी वही है जो हमें फॉरेन रिवेंज फिल्म्स में देखने को मिलती है। ये फिल्म वो लाइन क्रॉस भी नहीं करती कि रिवेंज सिनेमा से एक्सप्लॉयटेशन सिनेमा बन जाए, और लाइन से इतने पीछे भी नहीं रहती कि आपको वो इंटेंसिटी फील ना हो, आपको मज़ा ना आए। क्योंकि फिल्म में वायलेंस बहुत है, पर कहीं पे भी अनवांटेड या अननेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खून खराबे वाले सीन ऐड किए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब वो द मैटेडॉर मर्डर्स वाला सीन आता है, जिसमें पोनी यानी कीर्ति सुरेश वैन से काफ़ी सारे लोगों को कुचल देती है, मार देती है। देखो, पोनी का कई सारे मर्दों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है, तो ऑफकोर्स मर्दों से उसका कोई खास लगाव होगा नहीं। और उस समय इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी रहेगी नहीं, क्योंकि उसको रिवेंज चाहिए। और जो ये वाला सीन है ना, इसमें अगर ये जो है उनके ऊपर वैन ना चलाती तो वो लोग इसको मार देते। देखो कितना कुछ सहा है इस औरत ने, तो अब जो वो कर रही है ना, वो जायज़ है, वो कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। इसीलिए इस फिल्म का जो वायलेंस है ना, वो बुरा नहीं लगता, वो कहीं से भी अनवांटेड या अननेसेसरी नहीं है, बल्कि वो ज़रूरी है। अच्छा, इस फिल्म का जो वायलेंस है ना, वो काफ़ी हद तक आई स्पिट ऑन योर ग्रेव से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि एक बलात्कारी के लिंग को एसिड से जलाना। अब ऑफकोर्स ये इंडियन फिल्म है, तो ऑफकोर्स यार लिंग काट के मुंह में तो नहीं डाल सकते, जैसे कि आई स्पिट ऑन योर ग्रेव में किया था, तो वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यार फिल्म को रिलीज़ भी तो करना है। इतना कुछ यहाँ नहीं दिखा सकते, और तुम्हें पता ही है इंडिया की सेंसरशिप कैसी है। और फिर यार ये भी बात होती है कि अगर सेम टू सेम सीन को कॉपी कर देंगे तो फिर वो कॉपीड हो जाएगा ना। कॉपी में और इंस्पिरेशन में बहुत फ़र्क होता है, उतना ही फ़र्क होता है जितना ज़मीन और आसमान में होता है, जितना रात और दिन में होता है। और आई स्पिट ऑन योर ग्रेव का एग्जाम्पल मैं इसलिए भी दे रहा हूँ ना, क्योंकि केवल वॉयलेंस इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। जैसे आई स्पिट ऑन योर ग्रेव में भी जो है एक बलात्कारी पुलिस वाला था, और यहाँ पे सानी कायदाम में भी जो है एक बलात्कारी पुलिस वाला है। उसमें भी एक कैरेक्टर जो है मेंटली अनस्टेबल था, थोड़ा सा चाइल्डिश था,
और यहाँ पे भी एक ब्लाइंड टीनेजर है जो कि मेंटली अनस्टेबल है। तो सिमिलैरिटीज तो हैं, पर इंडियन सिनेमा में पहली बार कोई इतनी खून खराबे वाली फिल्म बनी है। हाथ पैर काटते हुए, गर्दन काटते हुए खून के फुहारे तक निकलने वाले सीन है। तो अगर ज़्यादा लोगों को ये फिल्म पसंद आती है तो दिस विल बी अ न्यू चैप्टर इन द इंडियन सिनेमा, और फिर इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम फिल्में बनेंगी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। हम किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने चाहिए। कभी भी किसी भी फिल्म के लिए केवल वॉयलेंस काफ़ी नहीं होता। अगर फिल्म में केवल वॉयलेंस होगा और कुछ नहीं होगा तो फिल्म बोरिंग लगेगी। एक अच्छी रिवेंज फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें कुछ क्यूरियोसिटी हो, कुछ सवाल हो जिनके जवाब हमें ढूंढने हो। जैसे ये फिल्म एक मोनोलॉग के साथ शुरू होती है जिसमें एक औरत दूसरी औरत को टॉर्चर कर रही है, उसके बदन पे खंजर घोंप रही है और कुछ लोगों की लोकेशन जानने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद उस औरत को वो जिंदा जला देती है। अभी हम इन कैरेक्टर्स को नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कौन है, और ऐसा क्या हो गया कि एक औरत ने दूसरी औरत को इतनी बेरहमी से मार दिया। और जब हमें ये पता चलता है ना कि ये एक्चुअल में सीन क्या है, ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब हमारे दिमाग में एक नया सवाल उठ जाता है। ये फिल्म थोड़ी सी और क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि जब वो सामूहिक बलात्कार वाला सीन आता है तो उस समय वहाँ पे एक ब्लाइंड टीनेजर भी मौजूद है जो मेंटली अनस्टेबल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बलात्कार उस बच्चे ने भी किया, उस टीनेजर ने भी किया? और इस सवाल का जवाब हमें फिल्म के आखिरी में, एपिलॉग में जाके मिलता है। इस राज से पर्दा आखिर में खुलता है। तो ये तो बात हो गई क्यूरियोसिटी की, पर एक अच्छी रिवेंज फिल्म के लिए केवल क्यूरियोसिटी काफ़ी नहीं है, इसीलिए स्क्रिप्ट को थोड़ा सा इमोशनली एंगेजिंग बनाना पड़ता है। देखो, वैसे तो सामूहिक बलात्कार खुद ही में काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग है व्यूअर्स के लिए, पर स्क्रिप्ट को और भी इमोशनल बनाने के लिए उसमें ऊंची जात नीची जात, रिच वर्सेस पुअर का तड़का भी लगाया गया है। पोनी का जो भाई है उसके बेटे और बीवी को भी ये बलात्कारी लोग मार देते हैं बेरहमी से और कुएं में फेंक देते हैं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि एक बार को उसके बेटे को भूख लग रही होती है, वो एक आम चुरा लेता है, सिर्फ एक आम, और इतनी सी बात के लिए वो उस बच्चे को उल्टा पेड़ से टांग देते हैं और मार मार के मार देते हैं। और जब उसकी माँ उसको बचाने आती है तो उसको भी मार मार के ख़त्म कर देते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। और अफवाह ये उड़ा देते हैं कि जो इसका पोनी का जो भाई है ना, वो अपने बीवी और बेटे को जो है टॉर्चर करता था और टॉर्चर कर करके ही मार दिया। अब देखो, गरीब की बात पे कोई विश्वास नहीं करता, गरीब की बात की कोई अहमियत नहीं होती, यही चीज़ ये फिल्म दिखाती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ना ये फिल्म हमें इमोशनल भी करती है। ये फिल्म विजुअली काफ़ी आर्टिस्टिक और स्टाइलिस्टिक है। देखो, स्टोरी टेलिंग के लिए ना ये मोनोलॉग, एपिलॉग, चैप्टर्स का यूज़ करती है, और ये जो स्टाइल है ना, ये बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्टिक फिल्म मेकर्स जैसे कि लार्स वॉन ट्रायर से लेके बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स जैसे कि जो है क्विंटिन टेरेंटिनो हो गए, ये लोग यूज़ करते हैं। और पर्सनली ये जो स्टाइल है ना, ये मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, क्लटर फ्री लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है। फिल्म में ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ किया है स्टोरी टेलिंग के लिए। पहले हम ब्लैक एंड वाइट में कुछ सीन देखते हैं, फिर हम मेन स्टोरी जो कि कलर्ड में है उसमें हमें समझाया जाता है कि जो अभी हमने देखा वो हमने एक्चुअल में क्या देखा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच लगी मुझे। जब पोनी अपने पहले बलात्कारी को मारने जाती है ना, तो रेडियो में महाभारत चल रही होती है, मानो श्री कृष्ण भगवान पोनी को खुद शस्त्र उठाने के लिए कह रहे हैं और पापियों का वध करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही द मेटाडोर मर्डर्स वाले सीन में जब वो ब्लाइंड बच्चा दीवार के पास खड़ा है कान बंद करके, तो दीवार पे लिखा हुआ है शिवा। मानो डायरेक्टर हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर हम ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें भी अपने कान और आँख बंद कर लेने चाहिए और होली वर्ड्स का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। और केवल यही नहीं, बल्कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो घंघोर बारिश से पहले बादल गरजने की आवाज़ जैसा फील होता है। जब भी स्कोर तेज होता है ना, मानो हमें आभास हो जाता है कि अब कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है। सही मायने में ना ये फिल्म एक फेमिनिस्ट फिल्म है, और ये फिल्म किसी भी वे में विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करती, और कहीं पे भी बिल्कुल भी स्किन शो नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो पोनी का कैरेक्टर है, वो रिवेंज लेने के लिए किसी भी मैन के भरोसे नहीं बैठी। उसे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी आदमी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है।
शुरुआत से ही उसको काफ़ी केपेबल वुमेन दिखाया है, वर्किंग वुमेन है, पुलिस में नौकरी करती थी। और पोनी का कैरेक्टर ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है सही मायने में। और ये फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे मुद्दे को भी उठाती है उन बलात्कारियों के रूप में। ये औरतों को अपने पैरों की धूल समझते हैं और ऐसे लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरत होती क्या है। तो यही सब चीज़ें मिलकर इस फिल्म को फुल पैकेज बनाती हैं एंड दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प सानी कायदाम टू बैलेंस आउट वायलेंस। वैसे रिवेंज सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में विलन के मरने के बाद भी ट्रॉमा जो है विक्टिम्स के अंदर जिंदा रहता है।